कभी सोचा है कि एक छोटे से टूथपेस्ट से लेकर हमारे सपनों का घर खरीदने तक हर चीज पर एक सिस्टम का असर होता है। जी हाँ, वो सिस्टम है स्टॉक मार्केट। और भले ही हमें लगे कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर यह हमारी जिंदगी के हर फैसले पर, चाहे सीधे हो या परोक्ष रूप से, असर डालता है। तो चलिए आज इस पूरे सिस्टम को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है कैलकाटा के एक 19 साल के लड़के से। उसे लगा कि उसने ट्रेडिंग का पूरा खेल समझ लिया है। वो हर रोज ट्रेड करता, इस उम्मीद में कि वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन फिर एक दिन, बस एक ही गलत ट्रेड में उसका सब कुछ डूब गया। ये शख्स थे विजय केडिया। सोचिए, 19 साल की उम्र में अपनी सारी जमा पूंजी गंवाने के बाद, यहां तक कि मां के गहने बेचने के बाद, उनका ट्रेडर बनने का सपना तो जैसे चकनाचूर हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2004 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रेडिंग छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रास्ता चुना और अपनी सारी सेविंग्स 3 कंपनियों में लगा दी। और नतीजा वो कमाल का था। 2014 तक, यानी सिर्फ 10 साल में, उनका इन्वेस्टमेंट 100 गुना बढ़ गया और उनका करोड़ों कमाने का सपना सच हो गया। आज उनकी नेटवर्थ 1700 करोड़ से भी ज्यादा है। तो विजय केडिया की कहानी हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोच का फर्क साफ साफ दिखाती है। पर सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम, ये बाजार आखिर शुरू कहां से हुआ? इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, 12वीं सदी के फ्रांस में। वहां कुछ लोग हुआ करते थे जिन्हें कोटियर्स दे चेंज कहा जाता था। उनका काम था बैंकों के लिए खेती से जुड़े कर्जों का मैनेजमेंट करना। और यहीं से दुनिया के पहले ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट निकला था। लेकिन असली शुरुआत, जैसा स्टॉक मार्केट हम आज जानते हैं, वो हुई 1602 में एम्स्टर्डम में। डच व्यापारियों को मसालों के लिए जोखिम भरी समुद्री यात्राओं पर जाना होता था। तो पैसा कहां से आए? उन्होंने एक आइडिया निकाला। आम जनता से पैसा इकट्ठा किया और बदले में मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा किया। इसी से बनी दुनिया की पहली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसे मैनेज करने के लिए बना दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज। और अब चलिए एम्स्टर्डम से सीधे अपने देश भारत आते हैं। यहां इसकी शुरुआत हुई मुंबई में, टाउन हॉल के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे। जी हां, एक पेड़ के नीचे, जहां कुछ स्टॉक ब्रोकर्स मिला करते थे। और बस यहीं से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की नींव पड़ी। तो 1875 में बीएसई की स्थापना हुई। फिर बाजार को रेगुलेट करने और हम जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए 1988 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ। 1993 में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। और आज की तारीख में बीएसई और एनएसई दुनिया के 6ठे और 7वें सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, तो इतिहास तो समझ आ गया, लेकिन अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। आखिर कैसे एक प्राइवेट बिजनेस एक ऐसी कंपनी में बदल जाता है जिसका हिस्सा कोई भी, मतलब कोई भी खरीद सकता है? चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत पॉपुलर लोकल फास्ट फूड की दुकान है, XYZ फास्ट फूड। अब मालिक को उसे पूरे शहर में फैलाना है, तो वो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेता है और बदले में कंपनी में हिस्सेदारी दे देता है। अब उसका सपना और बड़ा हो गया, उसे पूरे देश में एक्सपैंड करना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो वो आम जनता से पैसा जुटाने का फैसला करता है। इसे ही कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है और बस अब कोई भी इसके शेयर खरीद और बेच सकता है। एक बार जब कोई स्टॉक पब्लिक हो जाता है तो उसकी कीमत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली नियम पर चलती है, और वो है सप्लाई और डिमांड। मतलब अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो जाहिर है कीमत ऊपर जाएगी। और अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम, तो कीमत नीचे गिर जाएगी। सिंपल। ठीक है, बाजार कैसे काम करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कोई अपनी मेहनत की कमाई इसमें क्यों लगाए? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जो हम सबके पैसे की कीमत को चुपचाप खा जाती है, और वो है महंगाई। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। 2015 में 26,000 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था, और आज 2024 में उन्हीं 26,000 रुपए से सिर्फ 3.5 ग्राम सोना ही खरीदा जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि कैश में रखे पैसे की खरीदने की ताकत समय के साथ लगातार कम होती जाती है। तो इस महंगाई को मात देने के रास्ते क्या हैं? देखिए, बैंक एफडी है जो लगभग 6% का रिटर्न देती है, जो 7% की महंगाई दर को मुश्किल से ही पार कर पाती है। फिर है सोना, जो ऐतिहासिक रूप से महंगाई को मात देता आया है।
लेकिन पिछले 20 सालों में भारतीय स्टॉक मार्केट ने औसतन 16% का रिटर्न दिया है, जो महंगाई से कहीं ज्यादा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग निवेश करते हैं। बाजार में हिस्सा लेने के मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां आप खुद रिसर्च करके अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, जहां कई लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है और एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप उसे अलग-अलग कंपनियों में निवेश करता है। अब बात करते हैं आज के दौर की, जहां टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से बदल दिया है कि कौन और कैसे निवेश कर रहा है। पिछले कुछ सालों में बाजार में एक जबरदस्त तेजी आई है। जरा ये आंकड़े देखिए। मार्च 2018 में 30 साल से कम उम्र के निवेशक सिर्फ 22.9% थे, और आज ये आंकड़ा बढ़कर 40% हो गया है। इसकी वजह साफ है, डिजिटलाइजेशन, कम लागत वाले ट्रेडिंग एप्स और सोशल मीडिया, इन सब ने बाजार में एंट्री को बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन इस तेजी के साथ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये नए लोग सोच समझकर निवेश कर रहे हैं, या फिर इसे जल्दी अमीर बनने का एक जरिया, एक तरह का जुआ समझ रहे हैं? सेबी की एक रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने लाती है, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर, जो कि बाजार में बहुत ज्यादा जोखिम वाले दांव लगाने जैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ट्रेड करने वाले हर 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। जी हां, सिर्फ 10% ही पैसा कमा पाते हैं। और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच, यानी सिर्फ 2 सालों में रिटेल ट्रेडर्स ने कुल 1.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जो दिखाती है कि बिना सोचे समझे किए गई ट्रेड का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। एक निवेशक जो किसी कंपनी के भविष्य में पैसा लगाता है, और एक सट्टेबाज जो सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है, इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।